नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम गणित शिक्षण शास्त्र के बारे में पढ़ेंगे और गणित का जो सामान्य परिचय है उसको भी जानेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में अंत तक बने रहिए और जो टॉपिक आज मैं पढ़ाऊंगा उस टॉपिक से रिलेटेड मैं वीडियो के अंत में जो वस्तुनिष्ठ का प्रश्न जो बनता है उसको भी शामिल किया हूँ। तो उस जो प्रश्न है उसको भी अध्ययन करते चलिएगा और जो टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा इसी से वो प्रश्न बने हुए हैं। दोस्तों, एक दो प्रश्न अलग हैं तो उनको भी आप देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, गणित का सामान्य परिचय। तो देखिए दोस्तों, गणित को सबसे पहले तो गणित का जो सामान्य अर्थ होता है वो गणना का विज्ञान होता है। तो उसी से रिलेटेड इसका पूरा डिटेल है, उसको हम समझते चलेंगे। तो देखते हैं दोस्तों, पहला गणित का अर्थ क्या होता है। तो गणित का सामान्य अर्थ गणना का विज्ञान। गणित संख्या, स्थान और मापन का विषय है जिसकी सहायता से परिमाण, दिशा और स्थान इत्यादि का भलीभांति बोध होता है और जीवन की संख्यात्मक एवं गणनात्मक समस्याएं हल होती है। गणितीय अवधारणाओं की सहायता से हम कठिन समस्या को भी सरल बना सकते हैं। सभी प्रकार के अनुसंधान, गणनाएं, व्याख्याएं एवं परिणामों को प्रमाणित करने की विधि गणित का ज्ञान का व्यवहारिक पक्ष है। गणित प्रकृति में निहित सभी प्रकार के रहस्यों को ठीक से समझने में सहायता करता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि गणित मानव जीवन का सच्चा आधार है। तो दोस्तों, ये तो बिल्कुल सही बात है। गणित गणना का विज्ञान है। गणित पढ़ने से ही हमारे अंदर में तर्क का विकास होता है और एक व्यक्तित्व का विकास भी गणित के माध्यम से ही होता है। और ये जो हम जीवन में जितने भी काम करते हैं, कुछ भी हमारी जो समस्याएं आती है उसका भी समाधान गणित के माध्यम से ही होता है। अगर हम गणित का जो ज्ञान ना रखें तो हमारी जो समस्याएं हैं उसका समाधान हम अच्छे से नहीं कर सकते। तो हम ये भी कह सकते हैं दोस्तों कि बिना गणित का हमारा जीवन निराधार है या बिना गणित का हम कुछ भी करना, हमारे लिए कुछ भी करना संभव नहीं है। इसीलिए इसको गणित को मानव जीवन का सच्चा आधार भी कहा गया है। अलग अलग विद्वानों ने गणित को विभिन्न तरीके से परिभाषित किया है। गणित की कुछ प्रमुख परिभाषाएं निम्नलिखित है। हांगबेन के अनुसार, अब देखिए गणित क्या होता है। गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। तो दोस्तों, गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। कहने का अर्थ ये है दोस्तों, अगर किसी देश में गणित की प्रकृति व्यक्तियों में ज़्यादा रहेगी तो उस देश का विकास होगा और वहाँ की सभ्यता अलग से दिखेगी और वहाँ का संस्कृति अलग से दिखेगा। तो यही अर्थ है कि गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। अब देखिए लाक क्या कहते हैं। तो लाक के अनुसार गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चे के मन तथा मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है। गणित मन में तर्क की स्थायी आदत विकसित करने का द्वार है। बिल्कुल सही बात है। जो गणित है वो बच्चे, अगर हम शिक्षण के क्षेत्र से देखें तो अगर बच्चे को हम गणित पढ़ाते हैं तो गणित से वो उसके मन में तर्क करने की क्षमता आती है, निर्णय लेने की क्षमता आती है। तो ये सभी प्रकार बच्चे में एक तर्क करने का जो आदत है उसको स्थापित करता है और उसके मन को एक स्थायित्व देता है और किसी भी समस्या को सोचने समझने की क्षमता गणित से ही विकसित होती है। तो चलिए देखते हैं अब अगला वैज्ञानिक जो क्या बोलता है। रोजर बेकन के अनुसार गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार एवं कुंजी है। तो ये बिल्कुल सही बात है। गणित जो होता है वो सभी विज्ञान का कुंजी होता है क्योंकि गणित से ही शुरुआत होती है सभी विज्ञान की संकल्पनाएं। तो ये भी रोजर बेकन के अनुसार जो कहा गया बिल्कुल सत्य है। तो इसी प्रकार दोस्तों, एक दो और वैज्ञानिकों का जो कथन है वो दिया हुआ है। अब देखते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार क्या है। तो देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार क्या है। एक वाहन है जिसके माध्यम द्वारा बच्चों को सोचना, समझना, तर्कशील विश्लेषण करना स्पष्ट किया जाता है। ये अपने आप में विशिष्ट विषय है तथा किसी भी अन्य विषय का सहगामी हो सकता है जो कि विश्लेषण तथा तर्क विद्या पर बल देता है। तो दोस्तों, गणित तो एक यूनिक विषय है ही। ये एक वाहक की तरह ही कार्य करता है, एक वाहन की तरह ही कार्य करता है क्योंकि गणित के माध्यम से ही हम किसी भी समस्या का हल करते हैं और गणित से ही हमारे अंदर में तर्क विश्लेषण करने की जो क्षमता आती है। जितना ज़्यादा हम गणित का अध्ययन करेंगे उतना ज़्यादा हमारा माइंड शार्प होता जाएगा और तर्क करने की क्षमता हमारे अंदर उतनी ही ज़्यादा डेवलप होती जाएगी और बढ़ती जाएगी। तो देखिए, अब उपरोक्त अर्थ एवं परिभाषा के आधार पर गणित विषय में हम निम्नलिखित निष्कर्ष निकाल सकते हैं। अब क्या क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो देखिए, पहला, गणित संख्याओं, स्थान और मापन आदि का अध्ययन है। बिल्कुल सही बात है। गणित अमूर्त प्रत्ययों को समझने में सहायता करता है। तो दोस्तों, यहाँ पर एक नया वर्ड है अमूर्त। तो मूर्त किसे कहते हैं दोस्तों। वह जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं,
वो मूर्त कहलाता है। और जिसे जैसे कि अब अमूर्त की मैं बात करूं तो अमूर्त में हम उसको देख नहीं सकते, ना उसको छू सकते हैं, उसको सिर्फ हम कल्पना कर सकते हैं, उसको सोच सकते हैं कि ये ऐसा हो सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं अगर उदाहरण के लिए बात करूं, मान लो मेरे पास दो सेब हैं, अब उसको मेरे को किसी बच्चे को जोड़ना सिखाना है तो दोनों सेब को मैं रखूंगा, ये एक सेब, ये एक सेब, दोनों को अगर मैं जोड़ूं तो दो सेब, हम उसको छू कर रख कर उसको दिखा रहे हैं, तो ये हो गया आपका मूर्त। अब अमूर्त क्या होगा, अगर उसी सेव को मैं कल्पना करने के लिए बोलूं बच्चों को कि बच्चों देखो, एक सेव धन एक सेव बराबर कितना हो जाएगा, दो सेव, तो वहां पर मैं बच्चे लोग को वो सेव को पकड़ाकर स्पष्ट स्पर्श कराकर नहीं बता रहा हूँ, उसको सोचने के लिए मैं मजबूर कर रहा हूँ। मूर्त का होता है सरल, अमूर्त का होता है कठिन, और गणित की प्रकृति है सरल से कठिन की ओर। तो पहले हम सरल को जानते हैं, उसके बाद उसके अमूर्त प्रत्ययों की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं तीसरा क्या लिखा हुआ है। गणित के ज्ञान में वस्तुनिष्ठ स्पष्ट होती है। बिल्कुल सही बात है। गणित संख्यात्मक निष्कर्ष निकालने में सहायता करती है। गणित के ज्ञान को सरलता से भुलाया नहीं जा सकता। अगर गणित के कंसेप्ट को आप एक बार समझ गए तो उसको आप अच्छे से याद रखेंगे, उसको भूल नहीं पाएंगे। तो ये इसका कुछ निष्कर्ष है। अब अगला दोस्तों, गणित शिक्षण के उद्देश्य। तो देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित के शिक्षण के निम्नलिखित उद्देश्य है। तो देखिए दोस्तों, दो यहाँ पर उद्देश्य दिया है। विचार, बच्चों की विचार प्रक्रिया का गणितीयकरण करना। तो इसका उद्देश्य मेन है कि जो बच्चे पढ़ते हैं उनके विचारों को गणितीयकरण करना। अगर कोई समस्या है तो अगर बच्चे उसको गणितीयकरण कर लेते हैं तो उस समस्या का समाधान आसानी से उसको निकाल सकते हैं। बच्चे गणित में आनंद लेना सीखे। दोस्तों कई बच्चे क्या है, गणित का नाम ही सुनकर उस विषय को ही देखकर भयभीत हो जाते हैं। तो इसलिए इसका उद्देश्य यह होना चाहिए कि गणित शिक्षण में बच्चे आनंद ले और गणित को अच्छे से पढ़ सके, गणित उनके लिए भयावह ना लगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। विभिन्न स्तरों पर गणित शिक्षण के उद्देश्य। अब देखिए, अलग अलग स्तर पर गणित का शिक्षण का क्या उद्देश्य होना चाहिए। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार विभिन्न स्तरों पर गणित शिक्षण के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। तो सबसे पहले देखिए प्राथमिक स्तर। तो गणित शिक्षण का जो प्राथमिक स्तर में जो उद्देश्य होना चाहिए वहाँ पर पॉइंट के रूप में दिया हुआ है। इस स्तर पर गणित शिक्षण मूर्त से अमूर्त की ओर होना चाहिए, ताकि बच्चा अपने दैनिक जीवन की तार्किक क्रियाओं एवं गणितीय चिंतन के बीच संबंधों को समझने लायक बन सके। तो ये बिल्कुल सही बात है। मूर्त से अमूर्त की ओर, सरल से कठिन की ओर। हमको गणित की जो प्रकृति है, जो गणित पढ़ने का तरीका है, सबसे पहले हमको सरलता से स्टार्ट करना चाहिए, उसके बाद हमको अमूर्त की ओर जाना चाहिए। एकदम से अगर हम कठिन से स्टार्ट करेंगे कुछ चीज़ों को तो बच्चे उसको अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। तो इसकी जो प्रकृति मूर्त से अमूर्त की ओर होती है, ये बात को हमेशा ध्यान रखेंगे आप। इसका कभी कभी ये प्रश्न डायरेक्ट पूछ देता है कि गणित की जो शिक्षण उद्देश्य है वो कैसा होना चाहिए। तो मूर्त से अमूर्त की ओर होना चाहिए इसका उद्देश्य। अगला देखते हैं, अनुदेशात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देना जिसमें शिक्षण का बहुत कम हस्तक्षेप हो। अब गतिविधि के माध्यम से हम गणित को समझे तो बहुत आसानी से समझ सकते हैं, तो यही बात यहाँ पर कहा गया है। अब देखिए अगला है, इस स्तर पर बच्चे खाली पात्र नहीं होते, वे अंकों तथा साधारण संक्रियाओं के अंतर्ज्ञानीय व सांस्कृतिक विचारों से सुसज्जित होते हैं। अतः इनके इस ज्ञान का उपयोग अंकों के प्रति समझ उत्पन्न करने के लिए किया जाना चाहिए। अब दोस्तों, बच्चा जब पढ़ने आता है तो वो कुछ ना कुछ संक्रिया के बारे में जानता रहता है, वो गिनना, नंबर के बारे में, संख्या के बारे में कुछ ना कुछ उसको पता रहता है। तो उसकी सहायता से हम उसको आसानी से सुसज्जित तरीके से उसको पढ़ा सकते हैं, गणित का ज्ञान दे सकते हैं। अब देखिए अगला है, सीमित राशि व छोटे अंकों के द्वारा बच्चों में तार्किक कौशल का विकास करना चाहिए। तो करना, सीमित राशियों व छोटे अंकों के द्वारा बच्चों में तार्किक कौशलों का विकास करना। कहने का अर्थ ये है कि बच्चे को छोटे छोटे अंकों के माध्यम से उसमें तर्क करने की क्षमता का विकास करना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए, अगर मैं 2 धन 2 को जोड़ूं तो बच्चे को सोचने पे मजबूर करना चाहिए कि 2 और 2 को हम जोड़े तो कितना होगा, तो 4 होगा। तो उसको ये सोचने पे मजबूर करें कि ये 4 कैसे हो रहा है और कहाँ से इसमें कौन संक्रिया लग रही है। अब गणित के अंकहीन क्षेत्र जैसे आकार, दिख संबंधी समझ, पैटर्न, मापन एवं आंकड़ों की हैंडलिंग को बढ़ावा देना, तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चे इसके माध्यम से उनके अंदर में तर्क करने की जो क्षमता होती है वो भी बढ़ती है। अब अगला पॉइंट है, बच्चों में संकल्पनात्मक आधार को बढ़ावा देना, ताकि शाब्दिक समस्याएं हल करते समय बच्चे को पता चले कि जोड़ना है, घटाना है, गुणा करना है या फिर भाग देना है। तो अगर बच्चे संकल्पना को समझ जाएंगे कि हमको इस प्रश्न में करना क्या है, तो वो आसानी से उसको, अगर उस प्रश्न में गुणा करना रहेगा तो गुणा करेंगे, घटाना रहेगा तो घटाएंगे। तो हमको सबसे पहले उसको संकल्पना को समझाना चाहिए कि इस प्रश्न में ये होगा। चलिए अगला बढ़ते हैं, संक्रियाओं के प्रश्नानुसार परिचय,
पश्चात भाषा और प्रतीकात्मक संकेतों का विकास करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। विभिन्न भिन्नों की संक्रियाओं पर कम जोर देना ताकि बच्चे में भय उत्पन्न ना हो। भिन्न की जो संक्रिया होती है दोस्तों थोड़ा सा कठिन होता है, इसलिए बच्चे को डायरेक्ट भिन्नों के बारे में हमको नहीं बताना चाहिए। उसको थोड़ा सा उसको भाग में बांटकर सरलता से हमको भिन्न को भी समझाना चाहिए और डायरेक्ट भिन्नों की संक्रिया के ऊपर नहीं आना चाहिए। अगला है संख्या बोध से संख्या पैटर्न की ओर बढ़ना, संख्याओं के मध्य संबंध देखना एवं संबंधों में पैटर्न खोजना ताकि बच्चे में जीवन उपयोगी कौशल विकसित हो। तो ये भी बहुत जरूरी है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अगला जो पॉइंट है वो पाठ्यक्रम है कि गणित का पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। तो पाठ्यक्रम संबंधी विद्वानों के बहुमूल्य विचार। अब विद्वानों ने अपना अपना मत दिया है कि पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। तो पहला देखते हैं कनिंघम के अनुसार, पाठ्यक्रम कलाकार शिक्षक के हाथ में वह साधन है जिससे वह अपनी चित्रशाला विद्यालय में अपनी सामग्री छात्र को अपने आदर्शों उद्देश्यों के अनुसार ढालता है। अब जाहिर सी बात है कि अगर कोई शिक्षक स्कूल में पढ़ाता है तो पाठ्यक्रम के अनुसार से ही पढ़ाएगा। तो पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो जीवन उपयोगी हो और सरलता हो, लचीलापन हो। अब देखिए क्रो एंड क्रो क्या कहते हैं पाठ्यक्रम के लिए। पाठ्यक्रम शिक्षार्थी के समस्त अनुभव को जो उसे विद्यालय के अंदर तथा बाहर प्राप्त होते हैं और जो एक ऐसे कार्यक्रम में होते हैं जिसका निर्माण उसके मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक, सामाजिक, आध्यात्मिक तथा नैतिक विकास में सहायता देना हेतु होता है, सम्मिलित किया जाता है। तो ये भी उनका भी वही कहना है कि पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो बच्चे के मानसिक विकास में प्रभाव डाले, उसका मानसिक विकास करे और उसके जीवन उपयोगी हो। तो ऐसे करके जो विद्वानों के मत हैं वो दिए गए हैं। अब देखते हैं माध्यमिक शिक्षा आयोग जो है वो क्या कहता है। तो विद्यालय का संपूर्ण जीवन पाठ्यक्रम है जो छात्रों के सभी पक्षों को प्रभावित करता है और उनके संतुलन व्यक्तित्व के विकास में सहायता दे सकता है, संतुलित व्यक्तित्व के विकास में सहायता दे सकता है। तो बिल्कुल सही बात है। माध्यमिक शिक्षा आयोग का कहना है कि पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो छात्र के जीवन को प्रभावी बनाए और उसके जो विकास है उन पक्षों को प्रभावित करे और उसका मानसिक विकास हो, तर्क विकास हो। चलिए देखते हैं अब पाठ्यक्रम एनसीएफ 2005 के अनुसार कैसा होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर लिखा है यह शिक्षा उद्देश्य के अनुकूल होना चाहिए। जो शिक्षा का उद्देश्य है उसके अनुकूल होना चाहिए। अब शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है? व्यक्तित्व का विकास करना। अब देखिए दूसरा पॉइंट जो दिया है, यह महत्वाकांक्षी होना चाहिए ताकि यह मात्र संकीर्ण उद्देश्यों को प्राप्त करने के बजाय ऊंचे उद्देश्यों को प्राप्त कर सके। यह सुसंगत होना चाहिए ताकि यह विभिन्न प्रकार की विद्या और कौशल जो कि अंकगणित, बीजगणित आदि से संबंधित है, संयुक्त रूप से बच्चे को हाई स्कूल में विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में आने वाली समस्याओं को हल करने में मदद कर सके। अगला है यह महत्वपूर्ण होना चाहिए ताकि शिक्षार्थी समस्याओं को हल करने की आवश्यकता महसूस करे। शिक्षार्थी और शिक्षक इन समस्याओं को हल करने में अपने समय और ऊर्जा देना उचित समझे और गणितज्ञ इसे एक गतिविधि समझे जो गणितीय रूप से लाभकर हो। तो बिल्कुल सही बात है दोस्तों। जो गणित का जो विषय है वो गतिविधि आधारित अगर शिक्षण हम करें तो बहुत जल्दी से हमको समझ में आता है और हमारे अंदर में उसका जो प्रकृति है, उसका जो अर्थ है वो जल्दी से समझ आता है हमको। तो हमेशा गतिविधि के माध्यम से ही गणित को समझना चाहिए और गणित में जो हम ऊर्जा दे रहे हैं, जो गणित के लिए समय दे रहे हैं, वो हमको कभी भी बोझिल नहीं लगना चाहिए। देखिए स्कूली गणित गतिविधियों पर केंद्रित होना चाहिए। अब वही बात यहीं पर भी है कि स्कूल में जो गणित पढ़ाया जाता है वो गतिविधि आधारित होना चाहिए पूरा। अब गतिविधि किसको बोलते हैं दोस्तों? खेल पे आधारित। हम खेल खेल में बच्चे को सिखाएं तो वो आसानी से कुछ भी चीज को सीख सकता है। अगला है पाठ्यचर्या कार्यक्रम ऐसे होनी चाहिए जो शिक्षार्थी के मस्तिष्क को संलग्न कर सके और उनकी क्षमताओं को सुदृढ़ कर सके। अब हम अगर पढ़ाते हैं तो वो ऐसा होना चाहिए जो मस्तिष्क को, बच्चे के मस्तिष्क को, अब बच्चे की मस्तिष्क कहने का अर्थ ये है कि बच्चा उस प्रक्रिया में इन्वॉल्व रहे, बच्चा उस प्रक्रिया को सहर्ष स्वीकार करे और उस गणित जो हम पढ़ते हैं उस प्रक्रिया में अच्छे से भाग ले, तब बच्चा आसानी से सीख सकता है। अगर बच्चा को उबाऊ लगने लगा, उसका मस्तिष्क अगर उसमें, उसका दिमाग वहाँ पर नहीं लगा तो वो नहीं पढ़ सकता। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पाठ्यक्रम बच्चों के जीवंत वास्तविकताओं से संबंधित होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। जो पाठ्यक्रम है बच्चे के जीवन से जुड़ा होना चाहिए, उसके जो सामाजिक प्रक्रिया है, आसपास के वातावरण उससे जुड़ा होना चाहिए। जैसे बच्चा अगर कहीं दुकान जाता है तो वो क्या क्या खरीदता है, कितने पैसे का खरीदता है, ये उसका सामाजिक प्रक्रिया है, उसके सामाजिकता से जुड़ा हुआ है, उसके आसपास के परिवेश से जुड़ा हुआ है। तो हम इसको कह सकते हैं कि उसकी जीवन की वास्तविकताओं से ये संबंधित है। अब चलिए देखते हैं विभिन्न
स्तरों में पाठ्यक्रम कैसे होना चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं प्राथमिक स्तर में पाठ्यक्रम कैसे होना चाहिए। तो इस स्तर पर गणित पाठ्यक्रम निम्न तत्वों पर आधारित होने चाहिए। तो पहला जो दिया है, बालक के स्वयं के अनुभव पर आधारित होना चाहिए। बिल्कुल जरूरी बात है, बालक स्वयं अगर प्रैक्टिकल करके देखेगा, वो अपने से कुछ भी करके देखेगा तो जल्दी समझेगा। बालक की जिज्ञासा को शांत करने वाला होना चाहिए। अब बच्चे के मन में बहुत सारी जिज्ञासाएं होती हैं, तो उसको शांत करने वाला होना चाहिए। इस स्तर पर पाठ्यक्रम संख्याओं, साधारण जोड़ घटाव गुणा भाग लघुत्तम महत्तम, भिन्न दशमलव क्षेत्रफल, काम और समय, साधारण ब्याज, लाभ हानि आधारित होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, ये जीवन उपयोग के लिए बहुत ही जरूरी है। पाठ्यक्रम में विभिन्न आकृतियों, त्रिभुज, चतुर्भुज आदि के ज्ञान पर आधारित होना चाहिए। इस स्तर पर मूर्त से अमूर्त की तरफ बढ़ा जाना चाहिए। कहने का अर्थ है दोस्तों, सरल से कठिन की ओर बढ़ना चाहिए। बच्चा अपने दैनिक जीवन की तार्किक क्रियाओं व गणितीय चिंतन के बीच संबंध को समझने लायक बन सके। इस स्तर पर पाठ्यक्रम गणितीय खेल, पहेली तथा कथाएं आधारित होनी चाहिए। खेल बच्चों को अनुदेशात्मक की फीडबैक देने वाला हो, जिससे शिक्षण का बहुत कम हस्तक्षेप हो, ताकि अनुमान, पूर्व ज्ञान, योजना एवं रणनीति तैयार करने को बढ़ावा मिले। तो इस प्रकार प्राथमिक स्तर में होना चाहिए दोस्तों। अब देखिए माध्यमिक स्तर में क्या होना चाहिए। तो माध्यमिक स्तर में पाठ्यक्रम संकेतन एवं उत्पत्ति आधारित होना चाहिए। पाठ्यक्रम गणित संप्रेषण की विशेषता आधारित होनी चाहिए। पाठ्यक्रम गणित की संकल्पनाओं, प्रतिक्रियाओं, सूत्रों आदि का ज्ञान प्रदान करने वाला होना चाहिए। पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो गणित का संबंध भौतिक एवं सामाजिक विज्ञान से स्पष्ट करे। पाठ्यक्रम अंतर विषय को प्रतिबिंबित करने वाला होना चाहिए। पाठ्यक्रम बीजगणित, त्रिकोणमिति, ज्यामिति और क्षेत्रमिति क्षेत्रों की समस्या आधारित होनी चाहिए। पाठ्यक्रम प्रयोगीकरण एवं अन्वेषण को बढ़ावा देना वाला होना चाहिए। पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए कि बच्चे में क्रियात्मकता, नियमितता, एकाग्रता, सत्यता, धैर्यता, स्पष्ट एवं शुद्धता आदि का विकास करे। तो ये इस प्रकार से माध्यमिक स्तर में भी ये पाठ्यक्रम होना चाहिए। तो देखिए पाठ्यक्रम का निर्माण का चरण, तो कौन कौन से चरण से होकर पाठ्यक्रम का निर्माण होता है। तो पाठ्यक्रम निर्माण के निम्न चरण है। पहले उद्देश्य का निर्धारण, उद्देश्य पता होना चाहिए कि हमको किस उद्देश्य के लिए बनाना है। अधिगम सामग्री, उपयुक्त विषय वस्तु का चयन एवं संगठन, उपयुक्त अधिगम अनुभवों का चयन, मूल्यांकन के लिए उचित सामग्री का चयन। तो इस प्रकार से इसका चरण है पाठ्यक्रम निर्माण का। गणित शिक्षण की समस्याएं, तो एनसीईआरटी 2005 ने गणित शिक्षण की निम्नलिखित समस्याओं पर प्रकाश डाला है। बच्चों में गणित को लेकर डर व असफलता का भाव रहता है, क्योंकि गणित की संचयी प्रकृति के कारण गणितीय प्रकरण समझने में कठिनाई होती है। जैसे अगर किसी बच्चे को दशमलव में कठिनाई होती है तो उसे प्रतिशत भी कठिन लगा। बिल्कुल सही बात है। गणित में प्रतीकात्मक भाषा का प्रभुत्व है, जिसके कारण बच्चों में नीरसता और घबराहट होने लगती है और बच्चा मनोविच्छेदित महसूस करता है। तो इस जो समस्याएं का कहने करते हैं दोस्तों, गणित जो शिक्षण है उसको हमको भयावह नहीं बनाना चाहिए। और ये जो दिया हुआ है पॉइंट, ये सब 2005 द्वारा बताया गया है कि ये पॉइंट है जो बच्चे को गणित में समस्या लगती है, बच्चों को उबाऊ लगता है गणित इन समस्याओं के कारण। तो इसको हमको ध्यान में रखते हुए कभी भी हम अगर बच्चों को गणित पढ़ा रहे हैं तो इन सबको बताना चाहिए, इन सबको ध्यान में रखते हुए गणित को पढ़ाना चाहिए। और गणित तो दोस्तों कहने का अर्थ ये है, गणित गतिविधि का सब्जेक्ट है, गतिविधि का विषय, तो हमेशा हमको गणित को गतिविधि आधारित शिक्षण रखना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब इस जो टॉपिक पढ़े इससे कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनते हैं, उसको देख लेते हैं। देखिए, हमारे लिए गणित का विशेष महत्व है, ये पहला प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुशासनात्मक, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब दूसरा देखिए क्या लिखा है, गणित सभ्यता का दर्पण है, तो इसको किसने कहा है, तो हैंगमैन ने इसको कहा है, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अब तीसरा देखिए, अज्ञात से ज्ञात की ओर किस विधि में बढ़ते हैं, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, विश्लेषण विधि में अज्ञात से ज्ञात की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए चौथा, कौन सी विधि स्वक्रिया सिद्धांत पर आधारित है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, खेल विधि जो है स्वक्रिया सिद्धांत पर आधारित है। आगे देखिए, आगे जो प्रश्न लिखा हुआ है, कौन सी विधि में सूक्ष्म से स्थूल की ओर अग्रसर होते हैं, तो निगमन विधि में सूक्ष्म से स्थूल की ओर अग्रसर होते हैं। अगला जो है, किस शिक्षण सहायक सामग्री का सबसे अधिक उपयोग गणित शिक्षण में किया जाता है, तो इसमें से जो सबसे जो सटीक उत्तर है वो है श्यामपट्ट और चाल। आगे बढ़ते हैं, सातवां, संश्लेषण विधि किस शिक्षण विधि की पूरक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, विश्लेषण। आगे बढ़ते हैं, गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है, तो गणित शिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य है दोस्तों, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गणित में पहचानना कौशल किसके लिए उपयोगी है? तो पहचानने का जो कौशल है वो वर्गीकरण करना कहलाता है। अगला प्रश्न है, नए सूत्र और नियम प्रतिपादित किए जा सकते हैं किस लिए? तो वैज्ञानिक कौशल से। अगला है, नैदानिक परीक्षण किस प्रकार के बच्चों के लिए आयोजित की जाती है? तो ये नैदानिक जो परीक्षण होता है मन बुद्धि के लिए की जाती है। शून्य का आविष्कार किसने किया है? तो शून्य का आविष्कार हमारे भारत देश ने किया है। तो दोस्तों ये रहा वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इसमें कुछ प्रश्न ऐसे हैं दोस्तों जो आगे के चैप्टर में आएंगे, लेकिन मैंने उसको इसमें शामिल कर लिया है क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि अभी भी आप पढ़ लें ताकि आपको ध्यान रहे। ये जो परीक्षण है और जो ये आगमन निगमन विधि है जो आगे के चैप्टर में हम इसको पढ़ेंगे। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन जो है सही समय पर प्राप्त हो सके। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।